हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 तक। अभी तक आपके लिए दोस्तों हमने किरण का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 24 तक अपलोड कर दी है। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का चैनल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी? दोस्तों देखिए, दांडी मार्च जो हुई थी ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोस्तों ये क्यों की गई थी? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए। पहले क्या होता था, जो नमक बनता था ना, उस पर जो है ब्रिटिश सरकार उस पर टैक्स लगाती थी, एक अधिकार था उनका। तो उसी टैक्स को ख़त्म करने के लिए दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विद्रोह था। यानी कि इसमें विद्रोह था ना, इसमें हिंसा नहीं हुआ था, एक अहिंसक विद्रोह था। और दोस्तों, ये महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 से लेकर के कब 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद में पड़ता है साबरमती आश्रम, वहाँ से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी गांव तक ये चला था। ठीक है, 1930 ईस्वी तक, यानी कि 12 मार्च स्टार्ट हुई थी और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 के बीच में महात्मा गांधी द्वारा ये चलाया गया था। दोस्तों, महात्मा गांधी के साथ इसमें 78 अनुयायी थे। ठीक है, यानी कि 78 अनुयायी के साथ जो है ना, ये दांडी मार्च को प्रारंभ किया गया था और इसमें टोटल 24 दिन का समय लगा था। तो ये प्रश्न आपको यही पूछा जा रहा है कि इसमें कितने दिनों का समय लगा था? दोस्तों, 24 दिनों का समय लगा था, 24 डेज इसमें लगा था। इसमें कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। और कब इसका शुरुआत हुई थी? तो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक इसे चलाया गया था। तो ये दोस्तों क्या था? तो ये आपका दांडी मार्च था। दोस्तों, इसमें मेन काम क्या था? तो नमक के जो कानून था उसको ख़त्म करना, यानी उस पर कर्ज लगाया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसे समाप्त करना। दोस्तों, इसके बाद जस्ट ही एक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई थी, जो इसका ही परिणाम था। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किसके बाद हुई थी? तो दांडी मार्च के बाद ही हुई थी। इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हम निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? यानी दोस्तों, जो थर्मोडायनामिक्स होती है, उष्मागतिकी होती है, तो उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कौन सी सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? वह स्टीम आयरन। तो दोस्तों, भाप आयरन होती है ना, जिसे आप आयरन करते होंगे, इस्त्री करते हैं कपड़ों पर, जो भाप निकलती है, पानी वाला जो आयरन होती है जिसमें हम भाप निकलती है, वो क्या होती है? उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेन राजवंश के निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? देखिए दोस्तों, सेन राजवंश जो थे ना, ये एक हिंदू राजवंश था, जिसने 11वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक बंगाल पर शासन किया था। तो दोस्तों, ये कौन सा था? सेन राजवंश एक हिंदू मतलब कि राजवंश था, और ये 11वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो था ना, इसमें बंगाल पर इन्होंने शासन किया था। तो ये भी पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, जो अंतिम सेन राजा था ना, उसका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम था उसका? लक्ष्मण सेन था। और लक्ष्मण सेन बहुत ही मतलब कि प्रतापी राजा था इस सेन वंश का। 1179 ईस्वी में बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी बने और सेन साम्राज्य का विस्तार असम, उड़ीसा, बिहार और संभवतः वाराणसी तक किया था। किसने? लक्ष्मण सेन ने किया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? दोस्तों, आपको हम बताए थे कि भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार होता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल जो राइट है दोस्तों, मौलिक अधिकार, ये दोस्तों कहाँ से ली गई है आपसे पूछा जाए तो मौलिक अधिकार जो है ना, ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को बोरो किया गया है, यानी कि लिया गया है भारतीय संविधान में। पहली बात दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है ना, इसकी चर्चा जो है ना भाग 3 में की गई है। किसने? भाग 3। आप सबको पता है कि संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। तो 22 भाग में से भाग 3 जो है,
मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और इसका अनुच्छेद जो दोस्तों वो 12 से लेकर 35 तक के बीच में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, जब 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है तो 19 अनुच्छेद दोस्तों किस में आएगा? इसी में आएगा। तो 19 से अनुच्छेद क्या हो जाएगा? ये आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। तो मौलिक अनुच्छेद 19 में क्या क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 19 जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि बुनियादी स्वतंत्रताओं का समाहित किया गया, उसमें 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसमें? तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों जो स्वतंत्रता है 6 वो कौन सा है? तो पहला है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी आप जा सकते हैं, अभिव्यक्ति किसी भी कोई भी चीज़ आप हमें बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में है। दूसरा दोस्तों शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी जगह पर शांतिपूर्ण और किसी भी हथियार का यूज नहीं करते हैं तो आप एक जगह पर मतलब कि खड़े हो सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों तीसरा है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप संघ को बना सकते हैं। किसमें? तीसरी अनुच्छेद मतलब कि इसकी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। चौथा है भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है आपके पास। पांचवा है भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता है। और छठा है किसी भी पेशे को अपनाने या कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपको इसमें दी गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 में जो है ना 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए दोस्तों, एक होता है कि डिवाइन लाइफ और एक है लाइफ डिवाइन। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो उनका नाम होगा कौन सा? श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो के द्वारा जो है ना एक लाइफ डिवाइन पुस्तक की मतलब कि चर्चा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों सीमांत एमपीसी जो है ना जब उच्चतर हो जाएगी तो सरकारी सरकारी व्यय गुणक होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपके पास ऑप्शन है कि यह स्थिर रहता है, दूसरा यह कम हो जाता है, तीसरा के पास ऑप्शन है कि यह अधिक हो जाता है और चौथा है कि यह पहले अधिक हो जाता है और फिर कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? यह अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नार्तियांग एकाश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों नार्तियांग एकाश में जो है ना ये भारतीय राज्य किस राज्य में स्थित है आपको बता दें। देखिए मेघालय में पड़ती 3 पहाड़ी जयंतिया जो गारो खासी जयंतिया है ना, आपको हम कल के वीडियो में बताए थे। तो मेघालय के जयंतिया हिल्स में नार्तियांग पत्थरों का ढेर पाया जाता है। यह एकाश पत्थरों यानी कि मोनोलिथ का एक संग्रह है जिसे विश्व में सबसे ऊंचा माना जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय राज्य में पड़ता है। ठीक है, मेघालय में दोस्तों गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ी है और इस पहाड़ी के नाम से यहाँ की जनजाति का नाम भी रखा गया है। तो ये सभी के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है? तो दोस्तों कौन सी मुद्रा है वो? ये है दोस्तों लाल मृदा। ठीक है, यानी कि जो रेड सॉइल होती है, लाल मृदा होती है, ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान के कारण लाल मिट्टी विकसित होती है। इसे आप याद रखेंगे, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों इसमें लाल मिट्टी जो होती है ना, इसमें क्या होती है कि आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, इसमें बहुत ही कमी पाई जाती है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का कुछ सही जवाब होगा। दोस्तों काली मिट्टी की हम बात करते हैं, काली मिट्टी को हम लोग अन्य नाम क्या है तो इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी है। ठीक है, और इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में निम्नलिखित में स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी दोस्तों जब मौर्य काल थे उस वक्त में, तो मौर्य काल में जो अभिलेख बिहार में निम्नलिखित स्थान से मतलब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौन सा मौर्यकालीन अभिलेख? पाटलिपुत्र से, सासाराम से, सीतामढ़ी से, लौरिया, नंदनगढ़ से और अररिया से। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, देखिए ये जो अभिलेख है ना ये आपके पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं, सासाराम से प्राप्त हुए हैं और जो है लौरिया, नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जबकि सीतामढ़ी और अररिया से किसी प्रकार के जो है ना आपके अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला सवाल आपके पास दोस्तों है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होती है? दोस्तों आप सबको पता है कि जो देश होती है बिहार, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका? बिहार में। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है मानसून की किस शाखा से होती है? तो दोस्तों ये शाखा कौन सी होती है? बंगाल की खाड़ी से। दोस्तों आपने जो
इंडिया का मैप देखा होगा तो यहाँ दोस्तों क्या है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल है। कहाँ है? बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अरब सागर है। और दोस्तों जो बिहार पड़ता है ना, बिहार, ये आपको कहाँ पड़ता है? तो बिहार आपको इस एरिया में पड़ता है। तो यहाँ से ठीक है, आप देख लीजिए बंगाल की खाड़ी कितना नज़दीक पड़ता है। तो इसलिए क्या, अगर इसका प्रभाव यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ता है तो बंगाल की खाड़ी से क्या होती है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे हमारे पास में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों ने है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, किसको आप चिन्ह को चेंज करेंगे तो आपका सही जवाब निकल के आ जाएगा। देखिए, जो जहाँ पे आपको भागा है ना, वहाँ पे आपको गुना करना होगा, जहाँ पे गुना है वहाँ पे भागा कीजिएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, यदि दर्पण को दी गई प्रश्न आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो निम्न से कौन सी आकृति है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, आपको यहाँ पे एक दर्पण लगा जाए, यहाँ पे आपको एक जो है ना मिरर लगा देना है। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। और मिरर लगाने के बाद आपकी जो है कौन सी आकृति यहाँ पे बन जाएगी आपको बताना। देखिए दोस्तों, जब भी आप मिरर लगाते हैं ना, जो लेफ्ट में रहता है वो राइट बन जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है, ठीक है। जो ऊपर होता है वो ऊपर ही रहता है, जो नीचे होता है नीचे ही रहता है। क्योंकि ऊपर नीचे कब चेंज होता है? जब वाटर इमेज हम बनाते हैं। तो वाटर इमेज यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? तो मिरर इमेज की। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे ये देखा है ना, ये स्टार वाला, तो स्टार वाला कहाँ होगा? इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टार वाला कहाँ पे? इधर में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे मिरर इमेज लगाना है। एक सेकंड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब मिरर इमेज लगाएंगे तो ये सॉरी, यहाँ वाला जो है ये वाला इधर पार्ट बाहर जाएगा और ये वाला यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। और ऊपर और सी और डी, सी का सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और डी का सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 है यहाँ पे आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्योंकि दोस्तों सी जो है ना, सी आपका उधर जाएगा और जो डी है वो बी बन जाएगा। जबकि दोस्तों ये वाला जो है इधर आ जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा त्रिभुज, और आपका ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति की पहली आकृति से, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल आप सभी के लिए हम छोड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है, तो आप सभी लोग इसे कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विभिन्न आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के संबंध का सबसे चित्रण करता है। पृथ्वी है, सौर प्रणाली है और शुक्र है। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि जो सौर प्रणाली है, सौर प्रणाली में सोलर सिस्टम जो होती है, सोलर सिस्टम के अंतर्गत ही कौन कौन सी आती है? पृथ्वी आती है और क्या आता है? शुक्र आता है। दोस्तों पृथ्वी और शुक्र क्या है? ग्रह है, और ग्रह किसके अंतर्गत आते हैं? सोलर सिस्टम की जो सौर प्रणाली है, इसी के अंतर्गत जो है ना आपको पृथ्वी देखने को मिलती है, शुक्र भी देखने को मिलती है। दोस्तों हम बड़ा वालों के लिए हम सौर सिस्टम कर सकते हैं, तो इसे पृथ्वी बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं? तो आप उसे शुक्र बोल सकते हैं। तो इस टाइप का जहाँ पे डायग्राम बनेगा वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे कहाँ पे बन रहा है आकृति? तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे बन पा रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं, तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से 3 समूह में मध्य एक निश्चित उपनिष्ठ संबंध है। संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जिसकी संख्या के मध्य एक अलग संबंध है। यानी दोस्तों 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी प्रकार संबंधित होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो संबंधित नहीं होगा। आपको वही चूज करना है जो संबंधित नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 से 96 कैसे? तो 16 गुना 6 करेंगे कितना होगा? 16 के 96 होता है ना, ठीक है। ठीक है, ये दोस्तों पहली बात हो गई। उसके बाद दोस्तों फिर 96 में क्या करेंगे? देखिए फिर 16 नंबर कितना होता है? 144 होता है। देखिए 16 और नंबर 1 से कितना हुआ? 144 हो चुका है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? पहले हम ये पहले और दूसरे में क्या कर रहे हैं? 6 से गुना कर रहे हैं, और फिर पहले और तीसरे में 9 से गुना करके हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 5 और 30 हम देख लेते हैं। तो 5 गुना 6 कितना हुआ? 30 हुआ ना, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे किए थे। उसी प्रकार से अब हमको क्या करना होगा? 5 पहले में से और दूसरा को तीसरे से हम गुना करेंगे 9 से, तो 5 गुना 9 कितना होगा? 9 बचा 45 हो गया। यहाँ पे हो पा रहा है, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है ना सिस्टम, ये आपको दोनों फॉलो कर रहा है। तो हम तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे, 13 गुना 78, ठीक है। तो 13 छा गया 78, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों 13 आप क्या करेंगे? हम 13 नंबर करेंगे ना, तो 13 नंबर कितना होता है? 117 होता है ना। तो 117 है क्या? नहीं है। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, 6 36 54, तो 6 छा के 36 हुआ,
और 6 नंबर 54 यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे 3 जो है ना, देखिए ये 1, 2 और 4 एक रूल को फॉलो कर रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए जो फॉलो नहीं करेगा उसको हमको चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला सवाल है कि एक निश्चित कुल भाषा में इंडोर्स को इस टाइप से लिखते हैं तो हार्मोनी को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इंडोर लिखा हुआ है ना, इंडोर, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो भी जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू होता है ना दोस्तों, ये भावेल होता है। और भावेल का यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे कि इसका कितना होता है, 1 होता है, इसका 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू होता है भावेल, 5 भावेल होता है ना, तो पाँचों भावेल का यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। यानी कि ए का 1 वैल्यू है, ई का 2 वैल्यू है, आई का 3 है, ओ का 4 है और यू का 5 है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू जहाँ पे आपको भावेल दे रखा है वहाँ पे उसका वैल्यू रखा होगा। जैसे कि ई देखिए, ई कितना, ई का वैल्यू कितना आपके पास है, 2 है ना, तो 2 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से एन 14, देखिए जो कॉन्सोनेंट होगा ना उसमें से क्या जा रहा है कि 27 में से क्या करें, उसकी वैल्यू कम घटा देंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। डी दोस्तों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो 27 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना आपके पास हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हो है ना। उसी प्रकार से तो ओ क्या है, भावेल है, ओ की कितनी वैल्यू हमारे पास है, 4 वैल्यू है, 4 यहाँ पे दे रखी है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जहाँ पे वैल्यू, जहाँ पे भावेल रहेगा तो उस भावेल को क्या करना है, उसकी संख्या को लिखेंगे और जो कॉन्सोनेंट होगा 27 में से उस वैल्यू को घटा देंगे तो आपका कॉन्सोनेंट का निकल जाएगा। उस प्रकार से यहाँ पे हम हार्मोनी को देख लेते हैं। तो हार्मोनी एच क्या है, एच हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे 27, एच का वैल्यू कितनी होती है 8, तो 27 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास, तो 19 बचेगा। ठीक है, उस प्रकार दोस्तों ए क्या है, भावेल है, तो ए की वैल्यू कितनी होती है 1 है, तो 19 के बाद क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, आपके पास 2 ऑप्शन बच चुके हैं। अब तीसरा के पास है दोस्तों 18, 18 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी आग की वैल्यू कितनी होती है 18, 17 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 9 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 19 एक मतलब कि 19 1 9 आपके पास का आंसर बन पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एम की वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है, 27 में जब हम 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। यानी कि आपको यहाँ पे 19 1 9 14, 19 1 9 14 ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दिख पा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो देखिए उसमें यहाँ 20 से 64 कैसे हो पा रहा है, उसी प्रकार 70 से 224 कैसे हो रहा है, तो उसी प्रकार से 45 से क्या होगा, ये आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखने को ये मिलेगा कि 20 से 64 कैसे हो रहा है। तो देखिए 20 में जब 3.2 से गुना करेंगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम क्या करें, 70 में जब 3.2 से गुना करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 224 आपके पास आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से जब हम 45 में 3.2 से गुना करेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, आप देख लीजिए। आप दोस्तों पॉइंट उड़ाएंगे, जीरो बैठेगा यहाँ पे, 5 10 5 नंबर 45, 2 से 16 32, 16 नंबर 144 आपके पास आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 8 10 40 46 368 में आपको बताना है कौन सी संख्या आगे आने वाली है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे यार, 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है। यानी कि पहले +2 करेंगे 10 होगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम गुना 4 करेंगे, यानी 2 बढ़ाते जाएंगे, लेकिन पहले +2 फिर गुना 4। अब तो यहाँ पे प्लस हो गया, आप यहाँ पे गुना हो गया, अब क्या होगा, फिर प्लस होगा, क्या किससे प्लस होगा, तो 6 से प्लस होगा, क्योंकि दो हम बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा दोस्तों कि 8 यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे 10 प्लस हो जाएगा, 368 में जब 310 जोड़ेंगे तो 378 आपके पास आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 4 में दे रखा है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक निश्चित कुछ भाषा में वीनस को लिखते हैं इस टाइप से, तो उसी के रूप में अर्थ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए भी कितना होता है 22, तो 22 से +1 23, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 23 लिखा हुआ है ना, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है उसमें हम +1 करते जाएंगे तो आपके पास जो है आंसर निकलते चले जाएगा। उसी प्रकार से अर्थ लिखा हुआ पे, अर्थ में ई का कितना होता है 5, यानी कि 5 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा, 8 के बाद 18 19 हो जाएगा, उसके बाद 20 21 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि 6 2 19 219। देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं, 6 2 19 219, 6 1 सेकेंड, ऑप्शन कहाँ गया,
हाँ 6 तो 19 219 यानी ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हमारे निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार के समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। देखिए घर दिखा हुआ है, रसोई है, बैठक और भोजन कक्ष है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है भिन्न कौन सा हो जाएगा। देखिए घर के अंदर क्या होती है, रसोई होती है, बैठक होती है और भोजन कक्ष होते हैं, जबकि दोस्तों घर क्या आना एक संपूर्ण चीज़ ही हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अंतर ये ही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निह प्लस आशा का संधि क्या होगा दोस्तों? निह प्लस आशा का संधि क्या होता है? निराशा होता है। ठीक है, क्या होता है? निराशा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ये कौन सी संधि होती है? तो ये आपकी विसर्ग संधि होती है। तो आपके एग्जाम में संधि से प्रश्न बनते हैं तो आपसे ध्यान रखेंगे। तो देखिए निह प्लस आशा क्या होता है? निराशा होता है। और कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? दोस्तों तत्सम शब्द होती है वो कौन सी होती है? तो लोचन जो यहाँ पे है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन में ए यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी वर्तनी है? यहाँ पे सिंदूर का वर्तनी यहाँ पे कौन सी शुद्ध लिखी हुई है आप सबको को बताना है। देखिए सिंदूर की जो वर्तनी लिखी हुई है दोस्तों वो शुद्ध कौन सी है? सौहसी का 9 का और सिंदूर जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव में है? दोस्तों तद्भव में कौन सा शब्द है यहाँ पे? देखिए सूरज जो है ना दोस्तों ये क्या है? तद्भव में लिखा हुआ है। यही सूर्य रहता है, सूर्य ये दोस्तों क्या होता है? तत्सम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सूरज जो है यहाँ पे ये क्या बोलते हैं आपको? तद्भव में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें, उसके वाक्य को पूर्ण कीजिए। देखिए दिल्ली तथा मेरठ क्या होगा यहाँ पे आंसर? आप चूज कीजिए खुद से। दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। ये वाक्य यहाँ पे सही हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेज। एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट। एक एक्सपर्ट यानी कि जो ये क्या बोलते हैं उसको, कीड़े मकोड़े के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपको यहाँ पे ये चूज करना है दोस्तों। ठीक है, इसे आपको बताना है दोस्तों। इसे बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे सही जवाब निकल के आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इन दिस क्वेश्चंस द सेंटेंसेज पैसिव और एक्टिव और पैसिव दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको। कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगेटन बाय मी। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपको बताना है कौन सा? ये आपको एक्टिव बताना है, ये पैसिव में दे रखा है, आपको एक्टिव बताना है इसका। देखिए कैन आई एवर फॉरगेट दीज हैप्पी मोमेंट्स। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। प्लीज ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी शकीला सेड टू द वेटर। यानी कि शकीला ने कहा था वेटर को कि एक कप में कॉफ़ी ला कर के दो। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा शकीला टोल्ड द वेटर टू द ब्रिंग हर ए कप ऑफ कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल है कि द क्रिकेट वाज लेजी डैश द क्रिकेट वाज लेजी डैश द आंट वाज बिजी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे द क्रिकेट वाज लेजी बट द आंट वाज बिजी। यहाँ पे दोस्तों क्रिकेट मतलब क्या? झिंगुर की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नादिरा डैश लिटिल डिफिकल्टी इन द फाइंडिंग ए जॉब आफ्टर द ग्रेजुएशन। दोस्तों नादिरा जॉब खोज रही है, तो ये फेस्ट नादिरा फेस्ड लिटिल डिफिकल्टी यानी छोटा सा डिफिकल्टी को फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जॉब आफ्टर यानी कि खोज रही है एक जॉब कब? आफ्टर हर ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो है ना नादिरा क्या कर रही है? जॉब खोजने में थोड़ी सी डिफिकल्टी को फेस कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता है? दोस्तों MS एक्सेल की दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, तो MS एक्सेल में जो है ना देखिए वित्तीय फाइनेंशियल होती है, तार्किक लॉजिक होती है, टेक्स्ट भी होता है, लेकिन साइंटिफिक जो होती है इसमें नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर निकल के आपके आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग।
कह रहा है कि MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों वो कौन सी होती है, तो वो होती है इंसर्ट होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट को संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय उसकी अनिवार्यता नहीं होती है। दोस्तों तो वो कौन सी हो जाएगी, ये अनिवार्यता नहीं होती है, सब्जेक्ट यहाँ पर अनिवार्यता नहीं होती है, जबकि फ्रॉम, कंटेंट और टू ये अनिवार्य रूप से आपको देना ही पड़ेगा। MS वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है। दोस्तों इसका अधिकतम आकार जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। इससे ऊपर आपको कोई भी फ़ॉन्ट साइज नहीं होता है। MS एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वाड्री कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या कुंजियों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों वो कुंजी या कुंजी का प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है, वो होती है पेज अप और पेज डाउन लेआउट होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है इसका। अगर Ctrl+P दबाएंगे तो क्या होगा, प्रिंट आपका होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+S से क्या होता है दोस्तों, Ctrl+S से आपका सेव होता है, Ctrl+N से क्या होती है आपकी कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट जो है आपकी खुल सकती है, ठीक है। इसे आप याद में रखेंगे, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐप क्या होती है दोस्तों, ऐप जो होती है किसी भी चीज़ को खोजने के लिए आपको ऐप Ctrl+F दबाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। MS एक्सेल में वर्कशीट से डेटा का स्वरूप बदलकर उसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो आकर्षक बनाने की प्रक्रिया दोस्तों हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल आपके पास है दोस्तों कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है। तो दोस्तों वो क्या होती है, क्लिप बोर्ड होती है। ठीक है, कॉपी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले विकसित किया जाने वाला सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो दोस्तों वो कौन सा था, आर्ची नाम का जो सर्च इंजन था दोस्तों सबसे पहले विकसित करने वाला था। इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर को डैश के नाम से भी जानते हैं। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर जो होती है दोस्तों उसे होस्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक धारा नियंत्रक उपकरण है। दोस्तों धारा नियंत्रक उपकरण जो होती है यानी कि यहाँ से BGT यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये जो दोस्तों क्या होती है धारा नियंत्रित क्या होती है उपकरण होती है BGT। इसे आप याद रखेंगे, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर्स सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो कोई भी वस्तु को पकड़ने के लिए प्लायर होती है तो वो नोज प्लायर्स का इस्तेमाल करते हैं, सबसे अधिक ये उपयोग में लाई जाती है। किसी श्रेणी लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब को 2 वोल्ट पर रेट किया हुआ है। AC लाइन पर चलाने के लिए श्रेणी में जोड़े जाने वाले बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों बल्बों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, श्रेणी में 110 है ना, तो 110/2 यानी कि 110/2। ठीक है दोस्तों, कितना होगा, 55 आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है। तो प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात दोस्तों होती है वो होती है पावर फैक्टर। क्या होती है, पावर फैक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद यानी क्लोज रखा जाता है। दोस्तों वो कौन सी होती है, देखिए आपके पास है धारा ट्रांसफार्मर, शक्ति या पावर ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धारा ट्रांसफार्मर इसमें पाई जाती है। किसी छत के पंखे यानी सीलिंग फैन की गति को कम होने का कारण क्या हो सकता है। देखिए किसी भी छत के पंखे सीलिंग फैन की गति जो कम हो जाती है उसका कारण हो सकता है कि संधारित्र में यानी कि जो कैपेसिटर लगी होती है उसमें खराबी हो जाने की वजह से उसकी जो है ना गति कम हो जाती है। घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है। तो घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है किसके द्वारा दोस्तों, वो 230 वोल्ट पर जो है ये सिंगल फेज आपूर्ति प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं। तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। 50 हर्ट्ज के एक की है वोल्टेज का वर्ग मूल RMS का मान 200 वोल्ट है। इसका अधिकतम मान और तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों IRMS का वैल्यू देखिए यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं, IRMS की कितनी वैल्यू देगी दोस्तों, ये क्या होता है IM बटे क्या होता है √2 होता है ना। यदि यहाँ से हम सिर्फ और IM की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा IRMS इंटू √2 हो जाएगा या √2 इंटू IRMS हो जाएगा ना। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम इसको वैल्यू हम पुट कर देंगे तो √2 गुना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 200√2 लिख सकते हैं ना। तो जब दोस्तों √2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो उसके बाद आपके पास क्या है 282 कितना 84 वोल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जब उसकी वैल्यू रखेंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया, आपके पास वोल्ट आ चुकी है। अब दोस्तों आपको कोणीय विस्थापन निकालना है। तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, 2 पाई एफ होती है ना कोणीय विस्थापन। तो दोस्तों इसमें 50 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई है तो 50 दूनी 100, तो 100 आपके पास पाई हो जाएगा। तो 100 पाई का आप कैसे लिख सकते हैं, 314 रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हैं ना। तो 282.84 वोल्ट और 314 पाई रेडियन सेकंड कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का कमजोर चालक होती है। दोस्तों विद्युत का सबसे कमजोर चालक होती है वो शुद्ध पानी, यानी जो फ्रेश वाटर होती है ना, ये सबसे कम चालक होती है किसकी, विद्युत की। भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो देखिए भंवर धारा के सबसे अधिक नुकसान जो होती है दोस्तों वो कहाँ पर होती है, ये आर्मेचर में होती है। कहाँ पे, आर्मेचर में होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय क्या होती है। तो चार्जिंग के लिए आवश्यक समय जो होती है दोस्तों वो घटकर लगभग आधा रह जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला सवाल है कि प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए क्या करते हैं। तो प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए ना क्या किया जाता है दोस्तों, वो हम लोग करते हैं धारा समान रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक सब विद्युत मोटर को डैश की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों सही विकल्प का चयन करने के बाद उससे क्या आ जाएगा, पास उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज आपके पास सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि मीटर से 100 एम्पियर की धारा मापनी हो तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों शंट से प्रवाहित धारा का मान कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आई एक होता है क्या, ISH। शंट्स निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, देखिए 100 यानी कि जितना ओम दे रखा है जितना एम्पियर दे रखा है दोनों गुना करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो ओम दे रखा है प्लस 0 माइक्रो एम्पियर है उसको हमको चेंज कर देंगे तो 0.06036 आपके पास आ जाएगा। जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास 99.94 एम्पियर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 99.94 एम्पियर देखिए कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 9.2 में दे रखा है, ठीक है। तो यही आपके पास का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से तांबे के बस बार में एल्युमिनियम केबल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए कर्नक यानी लग के प्रकार की पहचान कीजिए। दोस्तों इसमें कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो द्विधात्विक केबल कर्नक यानी कि लग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को क्या कहते हैं, तो प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स को कहते हैं क्या कहते हैं, दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होती है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो होती है ना किसके लिए उपयुक्त होती है, यह होती है शंट मीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर। अगला सवाल है कि रेडिक्स 2 को किसको दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। तो रेडिक्स 2 जो होती है दोस्तों उसे हम लोग बाइनरी संख्या को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं रेडिक्स 2 का। अगला सवाल है आपके पास ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो कार्य सिद्धांत होती है वो किस पर आधारित होती है, ये रेडियो आवृत्ति पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों ट्रांसफार्मर का कार्य होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है। इसमें आवृत्ति नियत होती है, प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के बीच विद्युतीय संपर्क नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 60 का आंसर रेडियो आवृत्ति नहीं होगी, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस मिस्टेक ये गलत ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब निकल जाएगा। एम्पियर टैप आमतौर पर बना होता है दोस्तों। एम्पियर टैप जो होती है किसका बना होती है, तो एम्पियर टैप जो होती है ना वर्निस कैम्ब्रिक की बनी होती है। किसकी होती है, वर्निस कैम्ब्रिक की बनी होती है। और यह इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग टैप होता है, ये रासायनिक पदार्थों का भी रोधी होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संयोजन में ओबेनिस्ट उदासीन बिंदु होती है। दोस्तों जो स्टार संयोजन में ओबेनिस्ट उदासीन बिंदु होती है, ठीक है, यानी कि स्टार संयोजन में
दोस्तों इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला सवाल है कि एक मल्टीमीटर किसे नहीं माप सकता है। देखिए दोस्तों, एक मल्टीमीटर जो होती है ना, आवृत्ति को कभी भी माप नहीं सकती है, जबकि धारा को, वोल्टेज को, प्रतिरोध को ये माप सकती है। जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य होती है। तो जीवन रक्षक प्रणाली की जो आपूर्ति होती है वो होती है यूपीएस। ठीक है, यूपीएस जो होती है दोस्तों, वो जीवन रक्षक प्रणाली के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि मुख्य आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से यह प्रभावित नहीं हो सके। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। एक स्क्विरल केज रोटर में दोस्तों, एक स्क्विरल केज रोटर में क्या होती है आपको बताने के पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले आप देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों स्क्विरल केज मोटर में क्या होती है आपको बताना है। स्क्विरल केज रोटर में अग्रवलय एवं रोटर संचालन बार अस्थायी रूप से लघुपतित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसका प्रयोग जिस मोटर में होता है उसे स्क्विरल केज मोटर भी कहते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करना होती है। तो किसी भी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य होती है तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह कार्य सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि कर तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास हमेशा करते रहता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। दोस्तों वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण जो होती है ये क्या होती है दोस्तों, ये वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। क्या होती है, वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। एसएमपीएस का पूरा सही नाम क्या है दोस्तों। एसएमपीएस का जो पूरा सही नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई होती है एसएमपीएस का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 3 फेज वाली प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के बीच कोणीय चरण एंगुलर फेज डिफरेंस कितना होता है। तो दोस्तों इसके बीच जो है ना एंगुलर जो फेज डिफरेंस होती है कितनी होती है आपको बताना है। 120 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 360 डिग्री। तो दोस्तों इसके बीच कितनी डिग्री होती है, 120 डिग्री का यह फासला होती है। औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के कंडक्टर पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो औद्योगिक वाइप में जो दोस्तों वायरिंग में हम लोग जस्तीकृत कठोर कंडक्टर पाइप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में से किस में मदद करता है। तो नियत वोल्टेज चार्जर होती है दोस्तों, ये आपकी तेज़ी से चार्ज करने में क्या करती है, मदद करती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। भू संपर्कन दोष कब उत्पन्न होते हैं। दोस्तों भू संपर्कन दोष होते हैं ना, कब उत्पन्न होते हैं आपको बताना है। दोस्तों ये जो होती है ना, जब भू संपर्कन की वजह से भू संपर्क जाल पर विभव बढ़ जाता है, तब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डीसी शंट मोटर की उच्च आवृत्ति गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों देखिए ये जो है ना 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा और 2 और 5 के द्वारा स्टार्टर के द्वारा हम कर सकते हैं। एसी परिपथ का रूप गुणक निम्न में से किसका अनुपात होती है। तो एसी परिपथ का जो रूप गुणक होती है आरएमएस मान बटा औसत मान होता है। ठीक है, यानी कि वर्ग मूल्य मान बटा औसत मान जो होती है वो एसी परिपथ का रूप गुणक होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। CRO का उपयोग किस सीमा तक की जा सकता है की आवृत्ति को मापने के लिए करते हैं। तो CRO का उपयोग जो है दोस्तों हम कहाँ तक कर सकते हैं। CRO का उपयोग कर सकते हैं हम लोग 1 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है। तो कौन सी नहीं दोस्तों, यहाँ पे अल्कली जो है ना यहाँ पे रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है, जबकि निकेल मेटल हाइड्राइड, लिथियम आयन और निकेल कैडमियम ये सभी क्या होती हैं, तो रिचार्जेबल ड्राई सेल के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणक क्या होगा। तो दोस्तों प्रणाली का शक्ति गुणक जो हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों ये 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चित्र में दिखाए गए एम्पीयर मीटर प्रदर्शित मान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे चित्र में जो दिखाया गया जो मतलब कि एम्पीयर मीटर का प्रदर्शित मान कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों निमीटर का पाठ्यांक कैसे निकालते हैं, आपूर्ति वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। जो वोल्टेज दे रखी है ना उसका जो कुल प्रतिरोध होती है उसको हम क्या करते हैं आवर्ती पाठ्यांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आपके पास है, 50 वोल्ट दे रखी है ना। उसके बाद दोस्तों आपके पास कितना ये प्रतिरोध कितना दोस्तों आपके पास 10 10 20 श्रेणी में लगा हुआ है, 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप कट करेंगे तो कितना आपके पास आएगा 2.5 एम्पीयर दोस्तों आपके पास आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक विद्युत एसएम में लाइन और भू संपर्कन के बीच लगाए जाने वाले त्वरित रोधक का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका कार्य क्या होती है आपको बताना है। इसका कार्य दोस्तों ये होती है कि संचलन लाइन की त्वरित आघात से रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य होता है।
निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट देगा? तो दोस्तों कौन सा ट्रांसफार्मर जो इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज आउटपुट देगा वो कौन सी होती है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। क्या होती है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक विद्युत इस्त्री के तापमान को किसका उपयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं? तो एक विद्युत इस्त्री यानी कि आयरन जो होती है इसके तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं हम लोग? तो इसे द्विधात्विक पट्टी के द्वारा इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, बक कन्वर्टर का उपयोग किस हेतु किया जाता है? दोस्तों बक कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वोल्टेज को घटाने के लिए हम लोग बक कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल आपके पास है कि किस प्रकार के रोटर पर लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचों से युक्त बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होते हैं? दोस्तों इसमें कौन से होते हैं? स्क्वेयर केज मोटर में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक सीरीज एमसीबी का प्रयोग निम्न में से किस में प्रभावी रूप से प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसमें हम लोग करते हैं तापन व त्वरित परिपथ में हम लोग प्रभावी रूप से करते हैं। अगला सवाल है कि दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समकक्ष कितना होगा? दोस्तों ये प्रश्न बहुत आसान है, हम चाहते हैं आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो 85 का आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे जवाब, ठीक है दोस्तों। फालतू की बातें नहीं लिखने के बजाय आप यदि इसका जवाब देंगे तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना बकवास करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उनको लिए हम बता दें कि यदि आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप हमारे चैनल पर मत आइए, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, जो भी आपको हम पूछा जाता है वो तो प्रश्न का आंसर आप देते नहीं हैं, लेकिन फालतू का बकवास जरूर करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है, मतलब ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि किसी एसी मेन ओपन स्विच पर वोल्टेज मापी जाए तो मीटर का क्या पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा? देखिए किसी एसी वोल्टेज ओपन स्विच पर वोल्टेज मापी जाए तो मीटर का पाठ्यांक जो सूचित करेगा वो 230 वोल्ट सूचित करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी मास सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों वो कौन सी नहीं है? तो ये आयरन व सोल्डरिंग का यह प्रकार नहीं है, जबकि अन्य सभी यहाँ पे इसका प्रकार है। अगला सवाल आपके पास है कि केबल में अंतर परीक्षकों शीट का उपयोग किस लिए करते हैं? तो दोस्तों शीट का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उचित तनाव वितरण के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट किससे बनी होती है? निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट जो होती है ना वो किसकी बनी होती है? निकेल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? धारा को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग दोस्तों एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बी एच वक्र में एच क्या प्रदर्शित करता है? बी एच वक्र में एच जो होती है दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक डीसी मोटर डैश हेड सबसे उपयुक्त होता है? एक डीसी मोटर में कौन सी हेड सबसे उपयुक्त होती है? वो क्रेन हेड होती है सबसे उपयुक्त होती है। डीसी मोटर के किस भाग को बराबर मरम्मत की आवश्यकता होती है? तो डीसी मोटर के जो भाग होते हैं उनका नाम है ब्रश व कम्यूटेटर। इसकी जो मरम्मत होती है इसकी आवश्यकता बार बार पड़ती है। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न है। विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब दोस्तों क्या होती है? वो होती कौन सी? किलो वाट होती है। कि अगला क्वेश्चन है कि किसी 3 फेजी प्रत्यावर्तक में 3 कुंडलियों को एक दूसरे से किस डिग्री पर रखा जाता है? तो एक दूसरे को आपको यहाँ पे 120 डिग्री पर रखा जाता है। अगला सवाल के पास है कि सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित संरचना क्या है? तो सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित संरचना होती है वो क्या होती है? लैंप जोड़ होती है। क्या होती है? लैंप जोड़ होती है। अगला सवाल आपके पास है कि शीत कैथोड डिस्चार्ज का उपयोग किस में करते हैं? तो शीत कैथोड डिस्चार्ज का उपयोग जो करते हैं दोस्तों वो करते हैं नियॉन लैंप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है चार्ज करते समय लेड एसिड विद्युत अपघटय के विशिष्ट घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन जो होती है क्या होती है? यह बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ती आवर्ती ड्राइव VFD का आउटपुट तरंग रूप क्या होती है? तो दोस्तों ये क्या होती है? संकृतित ज्वारीय तरंग, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? VFD का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा 3 पेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कम से कम 2 वाट मीटर की आवश्यकता यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट में 25 को यहीं पे कवर कर लिया। आशा करते दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।